आदरणीय कवि संदीप द्विवेदी की पंक्तियों के साथ आज के जीवन दर्पण इंटरव्यू सेशन का प्रारंभ करते हैं। हार गए तो चिंता क्या है, इनको इतना गिनता क्या है। हार गए तो चिंता क्या है, इनको इतना गिनता क्या है। एक जीत के आगे इन सिक्कों का बजते रह जाना तय है। रातों का ढल जाना तय है, दिन का फिर से आना तय है। नमस्कार साथियों, हमारे बीच आदरणीय दीदी डॉक्टर करुणा सक्सेना जी उपस्थित हैं। किसी भी व्यक्ति का जो जीवन होता है वो बालपन से प्रारंभ होता है। तो मैं दीदी से जानना चाहूंगा कि उनके बचपन पर, उनके बालपन पर उनकी क्या टिप्पणी है और क्या हमारे दर्शकों के लिए उनके मंत्र होंगे। मैं शंखनाद के जीवन दर्पण कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ, सभी का अभिवादन करती हूँ। मैं, जैसा कि भैया ने कहा कि जो बालपन से हमारे रुझान होते हैं, हमारी पसंद होती है, कैसा मेरा बचपन रहा, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अरुण कुमार सक्सेना जी रक्षा लेखा विभाग में कार्यरत थे। तो मेरा जो बचपन है वो पूरा डिफेंस एरियाज में रहा। हमेशा छावनी में मेरा बचपन व्यतीत हुआ। केंद्रीय विद्यालय से मेरी पढ़ाई प्रारंभ हुई और बचपन से ही हमको एक बहुत ही अनुशासित माहौल प्राप्त हुआ, पढ़ने लिखने का एक माहौल प्राप्त हुआ। और पिताजी ने हमेशा हम बहनों पर फोकस किया कि आप पहले पढ़ें और अपने जीवन को एक ऐसे स्तर पर लेकर जाए जहाँ पर आपका अपना अस्तित्व हो, आपकी अपनी पहचान हो। तो मेरा बचपन 5 बहनों में व्यतीत हुआ है और छावनी क्षेत्रों में व्यतीत हुआ है, अनुशासित व्यतीत हुआ है। पढ़ने लिखने का एक बहुत ही बचपन से शौक था, बहुत इंटरेस्ट रहता था उसमें। तो इस प्रकार से बचपन की मेरी स्मृतियां हैं, बहुत सुखद स्मृतियां हैं। आपने जैसे बताया दीदी कि आप एक आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं, आपके पिताजी रक्षा विभाग में थे। तो मैंने सुना है कि जो रक्षा विभाग में होते हैं उनके बच्चे आर्मी के, सैनिक स्कूल या केवी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। और मुझे ये भी ज्ञात है कि जो मेरे कुछ मित्र हैं वो उनका एक ही शिकायत होता है कि 3 साल किसी स्कूल में पढ़ते हैं, 3 साल किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो इसमें मित्रता जो सर्कल बनता है वो भंग हो जाता है। क्या ऐसी परेशानी आपके बीच रही? क्या शिक्षा आपने कहाँ ग्रहण की? जरा मैं इस पे भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। बहुत अच्छा भैया प्रश्न पूछा है आपने रामानुज जी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि वो प्रत्येक 3 वर्ष बाद उनके ट्रांसफर हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो लोग आर्मी में होते हैं या सेना के किसी भी रूप में काम कर रहे होते हैं, मेरे पिताजी रक्षा लेखा विभाग में थे और तीनों सेनाओं का ऑडिट करना ये उनका कार्य था। तो ये बात सही है कि हर 3 वर्ष में हम लोगों के 3-4 वर्ष में ट्रांसफर हो जाते थे। लेकिन मित्रता की जैसे आपने बात कही कि 3 साल बाद फिर हमको नए लोगों से संपर्क होता है। लेकिन यही जो सेना की मैं कहूँगी, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, इसकी खूबसूरती है, इसकी सुंदरता है, क्योंकि बहुत विभिन्न प्रांतों से आकर लोग एक साथ रहते हैं। छावनी क्षेत्र का अर्थ ही यही होता है कि वहाँ पर विभिन्न प्रांतों से आकर लोग रहते हैं, विभिन्न प्रदेशों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलियां बोलते हैं वो। और ऐसे में क्या होता है कि छोटा सा भारत हम लोग बनाकर छावनी क्षेत्रों में रहते हैं। तो मैंने वही देखा बचपन में। कभी हमारे आसपास महाराष्ट्र प्रांत के लोग होते थे, कभी पूर्वोत्तर के लोग हुआ करते थे। तो ऐसे में ये हम लोग को कभी समस्या ही नहीं आई कि कैसे हम लोगों से मित्रता करें। ये हमने बचपन से सीखा। ये गुण हमारे अंदर हमेशा विद्यमान रहा कि हम कभी भी किसी भी अपरिचित व्यक्ति से मिले तो हमने सबसे पहले उसको परिचित बनाया और अपना बनाया। अपना बनाने की ये जो कला है, ये सेना के जो बच्चे होते हैं, सैनिकों के जो बच्चे होते हैं या रक्षा विभाग में जो लोग काम करते हैं, उनके बच्चों में ये चीज हमेशा ही संस्कार रोपित किए जाते हैं। तो ऐसी समस्या तो कभी नहीं आई। दूसरी बात, आपने शिक्षा की पूछी, तो यह मैं बताना चाहूंगी कि मैंने यात्रा साहित्य में, क्योंकि पूरा जीवन यात्राओं में ही गुजरा है, और यात्रा साहित्य में ही मैंने अपना शोध कार्य किया है। पीएचडी मेरी यात्रा साहित्य में है, मोहन राकेश और रामवृक्ष बेनीपुरी जी के यात्रा साहित्य के ऊपर। और मेरा बीएड भी है, मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है हिंदी विषय से। पुस्तकालय विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस में भी मेरा मास्टर्स है। इस प्रकार से, क्योंकि पढ़ाई की तरफ बहुत ज्यादा फोकस रहा बचपन से ही, तो पढ़ने के लिए मेरा हमेशा मन एक ऐसा रहा कि, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि अभी पिछले 1-2 वर्ष पहले ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है पीएचडी करके। तो पढ़ाई तो निरंतर चलती ही रही, शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा रुझान रहा। आपने जैसा बताया यात्रा साहित्य, मुझे याद आता है कि एक देश है जहाँ पर आज भी रामचरितमानस सुरक्षित है और वहाँ लोग रामायण के पात्र में अभिनय करते हैं। लेकिन वह देश हमारे भारत से काफी दूर है, उसकी संस्कृति भी भिन्न है। तो यात्रा साहित्य का अपना खूबसूरत अनुभव रहता है।
आपने यात्रा साहित्य को ही क्यों चुना? क्योंकि विषय तो काफी होते हैं, और फिर यात्रा साहित्य को चुनने के बाद आप राजनीतिक करियर में पहुंचे, आप राजनीतिक आज आप एक पार्टी की महिला मोर्चा में महामंत्री हैं जिला की। तो ये यात्रा साहित्य और राजनीति, ये संयोग आपका कैसा बैठा? बहुत अच्छा प्रश्न दिया। यात्रा साहित्य तो क्योंकि जीवन स्वयं एक यात्रा है। हम आज भी यात्री हैं और अपने जीवन में किसी न किसी पाथे पर चल रहे हैं, किसी न किसी मार्ग पर अपना संघर्ष कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। तो यात्रा साहित्य इसलिए भी चुना क्योंकि ये एक पूरा मेरे शोध कार्य पर डिपेंडेंट प्रश्न है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मोहन राकेश जी का जो यात्रा ग्रंथ है आखिरी चट्टान तक, वो मेरे शोध कार्य में मैंने उस पर शोध किया। ऐसे ही रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो उनके 2 यात्रा ग्रंथ हैं, पहला है पैरों में पंख बांधकर, दूसरा है उड़ते चलो उड़ते चलो। तो एक ये दोनों यात्रा ग्रंथ बहुत ही पढ़ने में बहुत ही पठनीय, बहुत ही सुंदर यात्रा ग्रंथ है। जब हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम एक कोई कहानी की किताब पढ़ रहे हैं। मोहन राकेश जी का जो लेखन है वो अद्भुत है। तो उनका आखिरी चट्टान तक एक 100-110 पृष्ठों की एक पुस्तक है और उसको सबको पढ़ना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत मेरा सुझाव भी है। तो ये दोनों ग्रंथ, तीनों ग्रंथ मेरे बहुत ही पसंदीदा थे और इस शोध कार्य जो मैंने किया है इस विषय पर कभी पूरे भारतवर्ष में शोध नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बेटे, उनके पुत्र और उनके नाती दोनों से ही मेरा संपर्क हुआ और उन्होंने बताया कि इस विषय पर कभी भी कोई शोध कार्य नहीं किया गया है। तो भारतवर्ष में ये मेरा पहला शोध कार्य था जो कि इस विषय पर हुआ, यात्रा साहित्य, और उसमें भी मोहन राकेश और रामवृक्ष बेनीपुरी जी के ऊपर। तो इस वजह से भी ये भाग को मैंने लिया, इस शोध ग्रंथ जो मेरा अपना तैयार किया मैंने इस विषय पे किया। दूसरी बात, आपने कहा कि यात्रा साहित्य और राजनीतिक यात्रा के विषय में भी आपने एक प्रश्न पूछा। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे श्रीमान जी श्री स्वतंत्र सक्सेना जी राजनीति के क्षेत्र में बहुत पहले से कार्य कर रहे थे, लगभग 2 दशकों से वो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। मैंने भी 2009 में मंडल उपाध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी में अपना कार्य करना प्रारंभ किया, महिला मोर्चा में। इसके बाद 2014 में जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने 2014 में नगर निगम के चुनाव लड़े और उसमें विजय प्राप्त की। इसके बाद जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने अपना कार्य प्रारंभ किया। साथ ही इस समय मैं वर्तमान में महिला मोर्चा की जिला महामंत्री हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो भी दायित्व राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी मुझे देती है एक संगठन के रूप में, उस पर अपना जो दायित्व है उसको पूर्णतः समर्पण भाव के साथ उसका निर्वहन कर सकूं। तो इस प्रकार से यात्रा जारी है। दरअसल ये ऐसी अवधारणा है कि महिलाओं को यहाँ घर से निकलने पर थोड़ी सी पाबंदियां रहती हैं। बिल्कुल। एक ऐसी अवधारणा पर आप एक जोरदार थप्पड़ लगाकर मैं कहना चाहूंगा कि आप उस अवधारणा को खत्म करते हुए आप राजनीतिक में कूदी और राजनीति में आपने एक जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ा। तो बेशक आपने रैलियां भी की होंगी और आप कई सारे महिलाओं से मिली भी होंगी। तो उस महिलाओं का राजनीति पर विषय पर क्या टिप्पणी थी और महिलाओं के अंदर आपने ऐसा क्या देखा कि वो जिससे वो बाहर झलक खोलकर निकल सकें और अपने आप को साबित कर सकें कि वो भी कुछ कर सकते? देखिए रामानुज भैया, महिलाएं जैसा हम कहते हैं कि इस विश्व की आधी आबादी है और आज महिलाओं का अपना एक अस्तित्व है। आज जिस युग में हम जी रहे हैं वहां पर महिला, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, राजनीति ही नहीं, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेल का क्षेत्र हो, सामाजिक परिदृश्य में भी हम देखते हैं, राजनीतिक परिदृश्य में देखते हैं, आर्थिक मुद्दों में भी हम देखते हैं, तो महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुकी है। और जैसा आपने कहा कि मैं राजनीति के क्षेत्र में आई, तो इसमें मैं ये नहीं समझती कि मैंने कोई बहुत बड़ा कार्य किया। सामान्य रूप से महिलाएं आज राजनीति में पूरा दखल रखती हैं। वो जमाने ढल चुके हैं, वो जमाने जा चुके हैं जब घर में महिलाओं को ही बताया जाता था कि आपको किसको अपना मत देना है, किसको आपको वोट करना है। आज महिलाएं, भले ही उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन उनके अपने निर्णय हैं, उनके अपने निर्णय हैं। वो जानती है कि हमें राजनीति में किस दल को चुनना है, कौन सा प्रत्याशी अच्छा है। ये महिलाओं के बीच में हमेशा एक चर्चा रहती है क्योंकि महिलाओं में उठना बैठना होता है, तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ। दूसरी बात, मैं राजनीति के क्षेत्र में आई तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो कार्य क्षेत्र था वो शिक्षा का क्षेत्र था। मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी साइंस में काम किया, एक स्कूल में काम किया। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने कॉलेज में पढ़ाया लाइब्रेरी साइंस को। तो मेरा कार्य क्षेत्र तो शिक्षा का था, लेकिन जब मैंने राजनीति में पदार्पण किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि हमको अपना पूरा 100% योगदान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल
एक पत्नी के रूप में हम कार्य करें कि हमारे पति काम करते रहे और पत्नियां सिर्फ एक डमी के रूप में राजनीति में रहे, अब ऐसा नहीं रहा। महिलाएं पूरा अपना 100% राजनीति में देती हैं, साथ ही वो निर्णय अपने स्वयं लेती हैं। वो ये बहुत अच्छे से जानती हैं कि हमारा एक छोटा सा निर्णय बहुत सारे जीवन को बदल सकता है। अब ये बात को मैं ऐसे सिद्ध कर सकती हूँ कि जब मैंने चुनाव लड़ा था उस समय मेरे स्वयं के वार्ड में, वार्ड 59 से मैं पार्षद रही ग्वालियर नगर निगम में, और यहाँ पर मात्र 3 आंगनबाड़ियां कार्य करती थी। ओनली 3? बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे समाज हमारे वार्ड में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश भी है हमारे यहाँ, थोड़ा सा शहरी क्षेत्र भी है हमारे यहाँ। ये बात मैं हमेशा हर जगह कहती हूँ। और ऐसा होने की वजह से क्या था कि महिलाएं आमतौर पे जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं थी वो बाहर निकलकर नहीं आया करती थी, लेकिन एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने ये सबसे पहला कार्य, मुझे समझ में आया कि ये चीज बहुत गलत हो रही है, क्योंकि महिलाएं वैक्सीनेशन के लिए अपने बच्चों को अस्पताल तक लेकर नहीं जा पा रही है, वो घर से नहीं निकल पा रही है। तो सबसे पहला कार्य मेरा यही था कि मैं आंगनबाड़ियां खोलूं, इस प्रकार की कुछ चौपाल, इस प्रकार के कुछ सामुदायिक भवन बनाऊं जहां पर परिवारों से निकलकर महिलाएं आ सके। और इस चीज को मैंने 100% करके दिखाया। आज मैंने अपने वार्ड में इस प्रकार के बहुत सारे कार्य किए। दूसरी बात, महिलाएं, मैं जैसे आज राजनीति में हूँ और हमारी जो राजनीतिक दल है हमारी भारतीय जनता पार्टी है, और ये पार्टी एक ऐसी विचारधारा को, राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चलने वाला दल है। और चाहे भावनात्मक स्तर पर हो, चाहे वैचारिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, मैं महिला मोर्चा की एक कार्यकर्ता हूँ और महिला मोर्चा ये हमेशा प्रयास करता है कि हम समाज की प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक महिला तक पहुंच सके, उस तक हमारी पहुंच हो, हमारी जो योजनाएं हैं उस तक पहुंचे। आज प्रदेश की जो सरकार है, आपने देखा लाडली लक्ष्मी योजना, कितनी अच्छी योजना मुख्यमंत्री जी के माध्यम से चलाई गई है। पिछले विभिन्न 1 दशक 2 दशक से ये योजना चलाई जा रही है। इसके बाद अभी बिल्कुल हाल ही में लाडली बहन योजना जो आई है, जो 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की महिलाओं के लिए ये योजना है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं हमारे जब परिवार में भी 4 भाई होते हैं, अगर कोई व्यक्ति कमजोर होता है तो 3 भाइयों का दायित्व होता है कि उस व्यक्ति को आर्थिक रूप से सबल करे, उसे मजबूत करे। तो यही भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा है। वो हमेशा अंत्योदय की बात करती है, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात करती है। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं एक ऐसी विचारधारा के साथ कार्य करती हूँ, महिला मोर्चा में कार्य करती हूँ, जिसका उद्देश्य ही है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचानी है। तो इस प्रकार से मेरा पूरा जो दायित्व मुझे प्राप्त हुआ है उसका निर्वहन मैं करती हूँ, और महिलाओं की बहुत ही सुनिश्चित हो चुकी है हिस्सेदारी, भागीदारी। इसके लिए मैं स्वयं बहुत प्रसन्न हूँ। महिलाओं की भागीदारी और राजनीतिक आपने काफ़ी कुछ बताया, और मुझे लगता है कि जो इंटरव्यू मेरी माता बहनें सुनेंगी, मेरी प्यारी बहनें सुनेंगी, उनको भी बहुत सारा सीखने को मिलेगा कि नहीं, आप भी अब बाहर निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में जा सकती हैं। राजनीति एक अच्छा क्षेत्र है, साहित्य भी अच्छा क्षेत्र है, लेकिन राजनीति में जाने के पहले आप यात्रा साहित्य को जरूर पढ़ें, क्योंकि यात्रा साहित्य आपको ये सिखा देता है, मेरा मानना ऐसा है कि यात्रा साहित्य आपको ये सिखा देता है कि आपको किस तरह लोगों में सामंजस्य रहना है। थोड़ा साहित्य की बात की जाए, आपने पीएचडी की है अभी, आपने बहुत अच्छी रचनाएं भी हैं। आप, मुझे पता है, मुझे यहाँ तक ज्ञात है कि आप पूरे ग्वालियर में विभिन्न काव्य मंचों पर अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत करती हैं। मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी ऐसी कौन सी अच्छी रचना है जिसे पूरे ग्वालियर में काफी लोगों ने पसंद किया है, जैसे एक टाइटल बन जाता है कि आप आए हैं तो वो जरूर सुना के जाए। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है भैया। और जैसा कि आपने कहा कि राजनीति से पहले यात्रा साहित्य पढ़े और साहित्य पढ़े, तो साहित्य जो होता है वो मनुष्य के भीतर सद्भाव पैदा करता है जी, वो सामंजस्य पैदा करता है। जी। साहित्य हमें सिखाता है कि हमारे आसपास जो संस्कार हमारे भीतर रोपित किए जा रहे हैं उसको लिखित रूप में आगे जो आगामी पीढ़ी है उसको कैसे हस्तांतरित किया जाए, उसको कैसे सौंपा जाए। तो साहित्य अपने आप में एक ऐसा कलेक्टिव हिस्ट्री है, एक ऐसा संकलन होता है हमारे जीवन का, सामाजिक जीवन का, या विभिन्न प्रकार के जो भी परिदृश्य होते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, बहुत सारी बातें साहित्य में समाहित होती हैं। चाहे वो कवियों के माध्यम से हो, चाहे वो गद्य लेखन में कहानी या उपन्यास के माध्यम से हो, तो साहित्य जो है वो सामंजस्य हमारे भीतर रोपित करता है। और मेरा बहुत रुझान है कविताओं के प्रति। और जैसा आपने कहा कि कोई ऐसी रचना, ऐसी विभिन्न प्रकार की रचनाएं मेरी जो है, जो मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन हाँ, उसमें से कुछ 1-2 रचनाएं ऐसी रही जो विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। और चाहे दूरदर्शन हो, आकाशवाणी हो, या विभिन्न मंच हो हमारे शहर के, वहाँ पर मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उनमें से यदि आप कहेंगे तो मैं निश्चित रूप से कोई रचना अपने यहाँ पाठ करूंगी। और साहित्य के क्षेत्र में एक रुझान होना अपने आप में संतुष्टि मुझे देता है, मेरे मन को संतोष प्राप्त होता है जब मैं कुछ लिखती हूँ।
तो मैं हमेशा ये प्रयास करती हूँ कि राजनीति के साथ साथ साहित्य को, दोनों चीजों को और घर को अपने बैलेंस करके चलूं। तो ये मेरा प्रयास हमेशा जारी रहता है। जी, मैं आपसे कोई आपकी एक अच्छी रचना सुनना चाहूंगा। बाकी मुझे पता है कि आपकी एक किताब आने वाली है जी जिसके अंदर काफी रचनाओं का संग्रह है। ध्यान से देखिए इस किताब को। यह है राग अग्निकुंभ का। दीदी द्वारा लिखी ये किताब है जिसके अंदर काफी सारे काव्य संग्रह हैं। शंखनाद का मूल रूप साहित्य यही है कि आप तक वो साहित्य पहुंचाया जाए जिस साहित्य से आपके ज्ञान में, आपके व्याकरणी में और आपके व्यवहार में वृद्धि हो। एक किताब जल्दी ही आपके बीच उपस्थित होगी। लेकिन दीदी एक प्रश्न उठ रहा है, जी मैं भी पढ़ रहा था राग अग्निकुंभ का, इतना कनिष्ठ नाम राग अग्निकुंभ का, ये क्या सूझा और इस नाम को रखने के पीछे आपका क्या मंतव्य? जी 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 बिल्कुल। पहले तो ये क्लिष्ट तो नहीं है, और राग अग्निकुंभ का इसके भीतर एक कविता है। उस कविता का मूल विचार राग अग्निकुंभ का है, इसीलिए इस पुस्तक का नाम मैंने राग अग्निकुंभ का रखा। अच्छा हाँ, इसका एक मूल विचार जरूर है। अग्निकुंभ का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का घड़ा। अग्नि और कुंभ, जो घड़ा के रूप में एक सूर्य है या सूर्य रूपी घड़ा है, तो वो उसका एक राग होता है। मतलब मिट्टी जो होती है, मूलभूत रूप में मिट्टी जो होती है, मिट्टी की जो प्रवृत्ति होती है वो शीतलता होती है। लेकिन उस मिट्टी से जब घड़ा बनाया जाता है, एक कुंभ बनाया जाता है, उसको तपाया जाता है, तो जो उसकी मूल प्रवृत्ति होती है उसका वो त्याग कभी नहीं करता। घड़ा कभी भी मूल प्रवृत्ति नहीं छोड़ता, वो पानी शीतल ही देता है। इसी प्रकार से एक स्त्री जिसकी प्रवृत्ति ही शीतलता होती है, सौम्यता होती है, सरलता होती है, सहजता होती है, वो कितने भी संघर्ष में तप जाए लेकिन वो अपनी मूल प्रवृत्ति से कभी भी विलग नहीं होती, अलग नहीं होती। उसकी प्रवृत्ति वही होती है, शीतलता देनी, समाज को संस्कार देने, समाज के अंदर उस सहजता को, उस सरलता को रोपित करना, जिससे भावी पीढ़ी जो है वो हमारी तैयार हो सके। तो यही इसका मूल है राग अग्निकुंभ का। जिस तरह नाम के अंदर वो सार है जी कि आप अपने बेसिक नेचर को ना भूलें। जी आप कितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति या सक्सेसफुल पर्सन हो जाए, लेकिन आपका जो बेसिक है, बेसिक नेचर है, अगर आप उससे डिटैच हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, तो समझिए आपका कहीं ना कहीं डिफॉल्टिंग या पतन होना शुरू हो जाता है। दीदी एक छोटा सा गेम खेलते हैं आपके साथ। आपको उसमें से कुछ एक चुनना होगा, रैपिड फायर। बिल्कुल। साहित्य या राजनीति? साहित्य। साहित्य। जी। क्यों? साहित्य संवेदनाओं और संस्कारों को रोपित करता है हमारे भीतर, और हमारी संवेदनाओं की एक मुखर अभिव्यक्ति होती है साहित्य, इसलिए साहित्य। एकांत या सामाजिक? समाज। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म भले ही अकेला लेता है, इस दुनिया से भले ही अकेला जाता है, लेकिन वो रहता समाज में है। उसका जीवन तभी सार्थक है जब वो बहुत सारे परिवार में, बहुत सारे लोगों के बीच रहता है, अपनों के बीच रहता है, इसीलिए समाज। एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न जी। मिठाई या दाल चावल? दाल चावल। ये तो गजब हो गया। लोग मिठाइयाँ खाते हैं, दाल चावल क्यों? भाई अपन बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं और दाल चावल। मैं ये समझूं कि साधारण व्यक्ति ही अच्छा कर सकते हैं। हाँ, समझ सकते हैं। दीदी अब बात करते हैं आपकी रचनाओं पर। जी। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक जो आपको देखना चाहेंगे, इसमें सब साहित्यिक दर्शक होंगे जो साहित्य को जानना चाहेंगे, व्यक्तित्व के विचारों को जानना चाहेंगे, तो कोई ऐसी रचना जो हमारे दर्शकों को पसंद आ सके। बिल्कुल। अभी होली का समय है और होली बिल्कुल नज़दीक है हमारे, तो एक घनाक्षरी है, मैंने अभी ही लिखी है हाल ही में, वो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। जी। लाल नंद लाल को, लाल नंद लाल को गुलाल डाल भाल पे, जो गाल बाल रंग गयो आज राधा रानी को। आहा। लाल नंद लाल को गुलाल डाल भाल पे, जो गाल बाल रंग गयो आज राधा रानी को। मोहन की चाल पे निहाल गोपियां निढाल, पूछती सवाल सुध ही नहीं दीवानी को। रंग में उड़े उमंग, अंग में बजे मृदंग, रंग से छिड़ी है जंग, रोको मन मानी को। क्या बात है दीदी, वाह। लाओरी बुला के मैया, लाओरी बुला के मैया, होली को ऐसो खिलैया, दैया दैया शोर है कन्हैया की जवानी को। दैया 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 शोर है कन्हैया की जवानी को। धन्यवाद। ये तो होली पर हो गया जी।
दैया दैया शोर है कन्हैया की जवानी को। जी आज ब्रज में और पूरे वृंदावन में जो होली का महोत्सव किया जाता है, लट्ठमार होली हो, लड्डू होली हो, वो याद आ गई दीदी के घनाक्षरी, धनाक्षरी कहा जाता है इसे, घनाक्षरी घनाक्षरी। जी हाँ दर्शकों, आपको बताइए ये घनाक्षरी है जो मूलतः आज काफी प्रचलन में है। आपको कई कवियों के संवाद में ये आपको सुनाई दी जाएगी। धनाक्षरी कैसे लिखी जाती है, इसके ऊपर एक सीरीज निकालेंगे और आपको बताएंगे धनाक्षरी कैसे लिखी जाती है। लेकिन दीदी मैं जब ग्वालियर में घूम रहा था तो मैंने पूछा आपके बारे में, तो लोगों ने कहा कि दीदी का एक बूढ़ा पीपल वाला जो गीत है वो बहुत ही शानदार है जी। मैं जानना चाहूंगा कि बूढ़ा पीपल क्या है? भैया ये गीत है, निश्चित रूप से लोगों का बहुत स्नेह और प्यार मेरे इस गीत को प्राप्त हुआ, मुझे प्राप्त हुआ है। और पता नहीं किसी एक अद्भुत क्षण में ये गीत लिखा गया होगा। और ये गीत का मूल जो विचार था वो यह था कि लोग कैसे अपने गांव को, अपने परिवेश को छोड़ के रोजगार की तलाश में या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में शहरों की तरफ आ जाते हैं। हाँ। और कैसे उनके परिवार जो पीछे छूट जाते हैं, उनके क्या स्थिति होती है, वो किस भाव से गुजरते हैं, कैसे विचार उनके मन में आते हैं। तो इस विचार को लेकर मैंने इस गीत को लिखा था। और यदि आप कहते हैं तो एक कुछ पंक्तियां मैं इस गीत की आप सभी के समक्ष पढ़ती हूँ। सभी दर्शकों को समर्पित करते हुए ये गीत मैं आप सभी के समक्ष पढ़ती हूँ। शहरों में खोए हुए, शहरों में खोए हुए, भूले अपना गांव है। बूढ़ा पीपल आज भी देता कितनी छाँव है। बूढ़ा पीपल आज भी देता कितनी छाँव है। शहरों में खोए हुए, भूले अपना गांव है। बूढ़ा पीपल आज भी देता कितनी छाँव है। अद्भुत। बूढ़ा पीपल आज भी देता कितनी छाँव है। माँ का था तू लाडला और पिता का प्यार तू, था बहन का आसरा, भाई का अधिकार तू। तूने जालिम दे दिए, तूने जालिम दे दिए, पूरे घर को घाव है। वाह। बूढ़ा पीपल आज भी देता कितनी छाँव है। बूढ़ा पीपल आज भी देता कितनी छाँव है। धन्यवाद। लेकिन दीदी छाँव की जरूरत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर भी होनी चाहिए। बिल्कुल। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं जानना चाहूंगा कि आपके विचार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए कोई संदेश हो आपका। बिल्कुल बिल्कुल। सभी बहनों को जो भी शंखनाद के इस जीवन दर्पण कार्यक्रम की दर्शक हैं, इसको देख रही है, मैं सभी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देती हूँ। और आपने कहा एक संदेश यदि मैं देना चाहूँगी तो अपनी बहनों और दर्शकों को क्या देना चाहूँगी। मैं सभी दर्शकों से, सभी बहनों से, भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें अपने परिवार की जो बच्चियाँ होती हैं उनको शिक्षा के प्रति, बच्चे जागरूक हमेशा ही होते हैं, हमें उनको सिर्फ प्रेरित करना होता है, उनको पढ़ने लिखने की तरफ उनको प्रेरित करें। उनकी शिक्षा, उन्हें पूरी संपूर्ण शिक्षा बच्चियों की करवाएं, बेटियों की करवाएं। क्योंकि एक महिला जब पढ़ लिख के खड़ी होती है तभी वो समाज में अपना योगदान दे सकती है, तभी वो कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है जिससे उसका अस्तित्व भी बने और इस देश के में वो अपनी आहुति भी दे सके। तो ये मैं कहना चाहूँगी सभी दर्शकों से कि बेटियों की शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट है, आप जिस भी कार्य क्षेत्र में आपको पसंद आता है कार्य करना, जो भी कार्य आपको अच्छा लगता है उस कार्य को कीजिए। भले ही वो कुछ भी हो सकता है वो गायन हो सकता है वो समाज के किसी भी परिदृश्य में कार्य करने का आपका पसंदीदा क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, तो आप वहां पर अपना कार्य कीजिए, अपने अस्तित्व को पहचानिए। आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है, बहुत सारी संभावनाएं हैं जिन पर अगर आप काम करेंगी तो निश्चित रूप से आप अपना अस्तित्व भी खड़ा करेंगी, अपने परिवार का अस्तित्व भी खड़ा करेंगी, साथ ही इस राष्ट्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य कर सकती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरी सभी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप खूब आगे बढ़े, खूब पढ़े, खूब लिखे, खूब स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामना है। दर्शकों, आज हमारे साथ ही डॉक्टर करुणा सक्सेना जी, जिनके आपने विचार सुने, बहुत ही अद्भुत विचार जो आपके समक्ष रखे गए। लेकिन जिस सोच के साथ शंखनाद खड़ा किया गया है वो कार्य भी किया जाए
तो मैं आज आपको एक ऐसी पुस्तक के साथ भेंट कराना चाहूंगा जो आपके मूलतः व्यक्तित्व विकास और आपके व्याकरण विकास में वृद्धि लाएगी। कुरुक्षेत्र, श्री रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि द्वारा लिखी गई ये पुस्तक कुरुक्षेत्र। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे जरूर खरीद कर पढ़ें एक बार, और वो जान सकें कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच जो संवाद हुए हैं वो संवाद किस तरह एक कविता के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और किस तरह व्याकरण में सुंदर तरीके से सजाए जा सकते हैं, वो सब जानने को आपका मौका मिलेगा। दूसरी पुस्तक है राग अग्निकुंभिका, आदरणीय दीदी डॉक्टर करुणा सक्सेना द्वारा लिखित। यह पुस्तक ये बहुत ही जल्द आपके बीच उपस्थित होगी, और कहाँ उपस्थित होगी ये भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन तब तक के साथ आप देखते रहें शंखनाद, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और हमारा साथ देते रहें। ऐसे ही आपको अगले इंटरव्यू सीरीज में किसी एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।